जय हिंद। कल की क्लास में हम लोगों ने जीवन कौशल के बारे में पढ़ा था। जीवन कौशल के एक अंग के रूप में आपको व्यावसायिक आचरण और नीति भी पढ़ना है। तो ये व्यावसायिक आचरण और नीति पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना है कि व्यवसाय क्या है। तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि जीविकोपार्जन के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो वही कार्य व्यवसाय है। तो व्यवसाय क्या है? जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य ही व्यापार है। जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य ही व्यापार है। अब जैसे जीविकोपार्जन के लिए हम कृषि का कार्य करते हैं तो कृषि व्यवसाय, चिकित्सा का कार्य करते हैं चिकित्सा व्यवसाय, लोगों का मुकदमा लड़ते हैं तो विधि व्यवसाय। इसी तरह अगर हम जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा लोगों को देते हैं तो शिक्षा व्यवसाय। प्राचीन समय में शिक्षा को समाज सेवा माना जाता था, लेकिन प्राचीन समय में कुछ ऐसे भी गुरु थे जो पैसा लेकर शिक्षा देते थे। और आप जानते हैं कि पैसा लेकर शिक्षा देने वाले गुरुओं को उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। ये याद रखने वाली चीज़ है कि शिक्षा मतलब पैसा लेकर शिक्षा देने वाले गुरुओं को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य ही व्यवसाय है, तो जाहिर सी बात है कि जीवन का आधार क्या होगा? व्यवसाय होगा। जीवन का आधार व्यवसाय होगा। पहले रोटी कपड़ा मकान है, इसके बाद ही धर्म नैतिकता जैसी चीज़ें हैं। मैस्लो में भी आपने पढ़ा है उनके मार्ग सिद्धांत में कि पहली मांग हमारी क्या होती है? जैविक मांग होती है, रोटी की मांग होती है। तो रोटी के लिए जब कोई काम करते हैं तो वही काम व्यवसाय कहलाता है। तो ये सवाल पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जीवन का आधार क्या है? पहला ऑप्शन रहता है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन रहता है धर्म, तीसरा ऑप्शन रहता है नैतिकता। तो आप क्या बताएंगे? व्यवसाय। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यवसाय जीवन का आधार है। ठीक, अब किसी कार्य को हम व्यवसाय कब कहेंगे? व्यवसाय के लक्षण क्या है? तो देखिए, व्यवसाय में प्रशिक्षित मानव संसाधन का होना जरूरी है, डिग्री धारक का होना जरूरी है। जैसे हमें विधि व्यवसाय करनी है तो LLB हमारा होना चाहिए, बार काउंसिल में हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हमें शिक्षण व्यवसाय करना है तो हमें डिग्री धारक होना चाहिए, B.Ed हो, PTC हो, PhD हो, हैं? तो डिग्री धारक होना चाहिए किसी भी व्यवसाय के लिए। उस व्यवसाय से संबंधित संगठन और संस्थाएं हों। जैसे शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा एक व्यवसाय है तो तमाम संस्थाएं हैं, बेसिक शिक्षा परिषद, UGC, चयन बोर्ड, ये तमाम संस्थाएं हैं, तो संगठन व संस्थाएं हैं। विधियां प्रविधियां हैं, ये जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो तमाम विधियों प्रविधियों को सिखाया जाता है कि कैसे हम शिक्षण दें। तो ये तमाम विधियां प्रविधियां हैं। क्रमबद्ध ज्ञान, कि शिक्षण का कार्य हम कैसे करें, इसका एक ज्ञान भंडार है। शिक्षा मनोविज्ञान में आप पढ़ते ही होंगे। सामाजिक अनुमोदन, किसी भी व्यवसाय को हम व्यवसाय तभी कहेंगे जब उसको सामाजिक अनुमोदन प्राप्त हो, अर्थात लोगों की मान्यता प्राप्त हो, तो उसी को सामाजिक अनुमोदन कहा जाता है। आचरण संहिता, तो आचरण संहिता, हर व्यवसाय के लिए आचरण संहिता होनी जरूरी है कि व्यवसाय से संबंधित जो भी सरोकार हैं उन सरोकारों में क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध करते हुए हमेशा हमें सही करना चाहिए। जैसे शिक्षा व्यवसाय में भी या कोई भी व्यवसाय हो, उसमें एक आचरण संहिता होती है कि आचरण संहिता का मतलब
क्या? शिक्षक को अपने स्टूडेंट के सामने धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शिक्षक को समय से आना चाहिए, समय से जाना चाहिए, हैं? जो कमिटमेंट किया है बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए। ये सारी आचरण संहिता है। तो आपने देखा कि व्यवसाय के जो भी लक्षण हैं वो शिक्षा में हैं कि नहीं? तो व्यवसाय के जो भी लक्षण हैं वो शिक्षा में हैं, इसलिए शिक्षा भी क्या है? एक व्यवसाय है। तो आप ये मानेंगे कि शिक्षा एक व्यवसाय है क्योंकि शिक्षा में सारे मानक लागू होते हैं। फिर हम आगे अब देखेंगे, अब तो ये क्लियर कट हो गया कि व्यवसाय क्या है, ठीक। अब हम आगे यह देखेंगे कि व्यवसायिक आचरण एवं नीति क्या है। तो व्यवसायिक आचरण एवं नीति का तात्पर्य यही है कि व्यवसाय से संबंधित जो भी सरोकार हैं, चाहे वह उत्पादक हो, चाहे उसके द्वारा किया गया उत्पादन हो, चाहे उपभोक्ता या ग्राहक हो, या कोई भी सामाजिक सरोकार हो, तो जितने भी व्यवसाय से संबंधित जितने भी सरोकार हैं, उन सरोकारों में क्या सही है, क्या गलत है, इसका बोध करते हुए हमेशा एक सही कार्य करना, आदर्श परक आचरण करना, यही व्यवसायिक आचरण और नीति है। जैसे हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, तो हमें वेतन मिल रहा है किसके लिए? पढ़ाने के लिए, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, और वहाँ पढ़ाते भी हैं तो हम किस्सा कहानी में 1 घंटा निकाल देते हैं। तो ये क्या है? ये व्यवसायिक आचरण व नीति के विरुद्ध है। इससे आपकी विश्वसनीयता घटेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी घटेगी, बच्चों को आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि आप व्यवसायिक आचरण और नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अगर आप सही समय पर स्कूल जा रहे हैं, सही ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सही ढंग से बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके सुख दुख के साथी बन रहे हैं, उनके अभिभावकों से हमेशा संवाद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? आप व्यवसायिक आचरण के अनुसार काम कर रहे हैं और ऐसे में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, बच्चों का, वायकों का आप पर विश्वास बनेगा, और उस विश्वास से क्या है? आपको प्रशंसा मिलेगी, प्रशंसा से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए व्यवसायिक आचरण और नीति की ज़रूरत पड़ती है कि उस व्यवसाय, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय से संबंधित लोगों की विश्वसनीयता आप पर तभी बढ़ेगी जब आप एक व्यवसायिक आचरण, एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत काम करेंगे। जैसे एक विधि व्यवसाय है, मान लीजिए वकील है, तो हम कोई मुकदमा लेकर वकील के पास गए, वकील ने हमारा मुकदमा कोर्ट के सामने रखा, लेकिन जो हमारा विरोधी पक्ष है उससे भी वकील मिल गया, उससे भी पैसा ले लिया, और हमारा पक्ष मजबूती से कोर्ट में नहीं रखा और हम मुकदमा हार गए। तो ऐसी, इसका मतलब क्या हुआ कि वकील ने व्यवसायिक आचरण और नीति का पालन नहीं किया। तो ऐसे क्या है? ऐसे इस वकील की क्रेडिबिलिटी घटेगी, विश्वसनीयता घटेगी, फिर उसके क्लाइंट की संख्या में धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा। तो ये चीज़ है। इसी तरह कंपनियों में देखेंगे कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन के माध्यम से विज्ञापन करवाती हैं, विज्ञापन में बड़ी बड़ी गुणवत्ता का दावा करती हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट
ग्राहक के सामने आता है, ग्राहक के पास आता है, तो ग्राहक अपने को ठगा हुआ महसूस करता है कि विज्ञापन देखकर हमने ये चीज़ खरीदा, लेकिन जिस गुणवत्ता का दावा किया गया था इसमें कुछ नहीं है। या किसी चीज़ को विक्रेता खूब सजा के, खूब आकर्षक बना के बेचते हैं, ग्राहक खरीद लेता है, लेकिन वो यूज़ करने लायक नहीं रहता। अगर उस वस्तु को विक्रेता को यूज करने को कहा जाए तो वो स्वयं यूज नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये व्यावसायिक नैतिकता के विरुद्ध है। इसीलिए कहा जा रहा है कि व्यावसायिक नैतिकता या व्यावसायिक आचरण का मतलब यही है कि व्यवसाय से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों के संदर्भ में सही गलत का बोध करते हुए एक आदर्शपरक आचरण जब आप करते हैं तो वही व्यावसायिक नैतिकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वही बेचो जो स्वयं उपभोग कर सको, ग्राहक को उसी गुणवत्ता की वस्तु मिले जिस गुणवत्ता का विज्ञापन में दावा किया गया हो। ये कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, समझ गए। इसके अलावा तमाम देखिए जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों, वो उद्योग तो जनता के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, तमाम ऐसी दवाएं बनाते हैं जिससे लोगों को का उपचार होता है, लेकिन उन दवाओं से, उन उत्पादों से प्रदूषण भी फैलता, उस प्रदूषण से पुनः व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के विरुद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यवसाय आप करिए तो उस व्यवसाय में एक नैतिकता होनी चाहिए। आपको वह व्यवसाय कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार करना होगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार करना होगा, ठीक है। तभी लोगों की आप में विश्वसनीयता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया व्यवसायिक आचरण एवं नीति। तो व्यवसाय आप करें तो किस प्रकार का आचरण करें, यही व्यवसायिक आचरण और नीति में बताया जा रहा है। तो जब कोई व्यवसाय आप करते हैं तो आपके आचरण में ये तत्व शामिल होना चाहिए। ये जो 1 से 10 तक लिखा है, तो इसी को हम व्यावसायिक नैतिकता के घटक कहते हैं, ठीक। तो व्यावसायिक नैतिकता के घटक में पहला तत्व है ईमानदारी। अब ईमानदारी को तो आपको बताना नहीं है, ईमानदारी को तो बताना नहीं है कि ईमानदारी क्या है। कि ईमानदारी का मतलब यही है कि जैसे हम टीचर हैं, वेतन लेते हैं किसके लिए, पढ़ाने के लिए, तो हमें ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए। सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता भी इसी से रिलेटेड है। सत्यनिष्ठा का मतलब ये है कि जो काम हमको सौंपा गया है उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हों। जैसे टीचिंग का काम है हमारा, तो हम समय से क्लास, समय से स्कूल आए, समय से क्लास लें, और बच्चों से जो हमने कमिटमेंट किया है कि हम इतने दिन में सिलेबस पूरा करेंगे और आपको परीक्षा की पूरी तैयारी हम करवाएंगे, उस कमिटमेंट को, उस वचनबद्धता को पूरा करें, यही सत्यनिष्ठा है। मतलब सत्यनिष्ठा का मतलब सत्य में निष्ठा, कि जो बातें आपने कही हैं उसको करें भी। गांधी जी भी कहते भी थे कि टीचर की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। गांधी जी का क्या कहना था, टीचर की कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहे वह करे, यही सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता है। इसी तरह से अगला है पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों एक साथ लिखा है, क्योंकि दोनों
का मतलब लगभग एक ही है। पारदर्शिता का मतलब खुलापन, कोई चीज छुपाइए नहीं, कोई चीज छुपाइए नहीं जो आपसे संबंधित है। जैसे ग्राहक है, कोई चीज हम बेच रहे हैं ग्राहक को, तो हम कोई चीज छुपाएं नहीं कि जो उत्पाद हम बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, गुणवत्ता क्या है उसके बारे में बताएं, कितने दिन की वारंटी दे रहे हैं, कितने दिन की गारंटी दे रहे हैं, ये सारी बात बताएं। और उसके प्रति जवाबदेह भी रहें कि हमने अगर वारंटी दी है 1 वर्ष की या गारंटी दी है, अगर इस बीच प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो हमारी ये जवाबदेही बनती है, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसको कंपनसेट करें, उसका कंपनसेशन करें। ये समझ गए जवाबदेही। तो टीचिंग में अगर देखें तो टीचिंग में भी वही चीज़ है कि टीचर को बिल्कुल पहले से स्पष्ट का, ऐसा नहीं कि फीस ले लिया जाए, पहले से तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं और फिर फीस जमा हो गई और इसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। तो पूरा मामला पारदर्शी होना चाहिए कि फीस एडमिशन लेते समय जो हमने जो चीज़ें आपको कोचिंग के बारे में बताई हैं कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, कितने समय में कोर्स पूरा होगा, ये सारी किस स्तर की तैयारी कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम बता दें। और जो यही पारदर्शिता है, और जो चीज़ें हम बताए हैं उसके प्रति हम जवाबदेह हैं कि अगर हमने जो चीज़ कहा है उसके अनुसार आपको हम इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, उसके अनुसार हम काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉलर पकड़ सकते हैं। तो यही है जवाबदेही। तो पारदर्शिता और जवाबदेही लगभग एक है। गोपनीयता का मतलब जान ही रहे हैं। गोपनीयता का मतलब ये है कि अब देखिए, जैसे हमें परीक्षा का पेपर बनाने के लिए कहा गया, अब हम अपने चहेते स्टूडेंट को आउट कर दें या हम पैसा लेकर पेपर आउट कर दें, गोपनीयता ना बरतें, तो ये क्या है? ये व्यवसायिक नैतिकता के विरुद्ध है। तो गोपनीयता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता। तो वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता का मतलब है यही है कि टीचर किसी के साथ भेदभाव ना करे, या कोई भी धंधा हो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जैसे टीचर जिस जाति का है अपने जाति के बच्चों को ज़्यादा नंबर दे, अपने जाति के बच्चों को ज़्यादा केयर करे। तो ये क्या है? ये निष्पक्ष नहीं होगा। निष्पक्षता का मतलब यही है कि क्लास में अगर टीचर का अपना बेटा है और अन्य बच्चे हैं तो सभी को अपने जैसा व्यवहार अपने बेटे के साथ कर रहा है वैसा व्यवहार सभी के साथ करे। यही वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता है। कर्तव्य बोध, जो ड्यूटी आपको दी गई है उस ड्यूटी को सही ढंग से परफॉर्म करें। समानुभूति, सहानुभूति, इसके बारे में आपको हमने पहले से बता रखा है कि समानुभूति का मतलब किसी के स्थान पर खुद को रखकर उसके दुख दर्द को, उसकी कमजोरी को, उसकी मजबूती को महसूस करना। और सहानुभूति का मतलब है किसी के सर पर हाथ रखना कि चलो टेंशन न लो, हम हैं, मैं हूँ ना। ये भाव सहानुभूति कहलाता है। मैं हूँ ना, ये सहानुभूति है। तो जैसे मान लीजिए टीचिंग में अगर इसी चीज़ को अप्लाई करें कि टीचर किसी बच्चे को सिखा रहा है और बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो टीचर झुंझला जाए कि तुम गधे हो, तुम्हें जीवन में नहीं तुम सीख सकते, तो ऐसे में बच्चे में पढ़ने के प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी, वो कुछ वास्तव में नहीं सीख पाएगा।
टीचर को अपने को उसके स्थान पर रखकर देखना चाहिए था कि जब वह उसकी एज का था तो उसने कखा गघा साल भर में सीखी थी। तो अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको उसके प्रति सहानुभूति रखे, थोड़ा सा उसके पीठ पर हाथ रखे कि बेटा कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ये सारी बातें समानुभूति और सहानुभूति है। सम्मान, अपने पेशे पर गर्व होना चाहिए, अपने पेशे के प्रति सम्मान होना चाहिए, तभी उस पेशे को आप उस पेशे में आप रुचि लेंगे और उस पेशे में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कानून का पालन, कि पेशे से संबंधित जो भी कानून है उसका आप पालन करिए। जैसे उद्योगों के संबंध में फैक्ट्री अधिनियम है, फैक्ट्री अधिनियम में जो जो बातें कही गई हैं उन बातों को फैक्ट्री वालों को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह टीचिंग है, टीचिंग के संबंध में जो कानून बना है कि विद्यालय 9 से 4 बजे तक होगा, तो 9 बजे आइए, 4 बजे जाइए, उसका पालन करें। या विद्यालय से बाहर आप जाते हैं तो छुट्टी लेकर जाइए, अवकाश लेकर जाइए। तो यही सब है, यही कानून का पालन है। मानवता व परोपकार, तो कोई भी बिजनेस हो उसमें अगर मानवता और परोपकार को शामिल नहीं किया जाता तो वास्तव में उस बिजनेस को, उस व्यवसाय को हम व्यवसाय नहीं कह सकते। जैसे आजकल एक चला है, एक कॉन्सेप्ट आया है CSR, मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनियां अपने लाभ का कुछ हिस्सा गरीबी उन्मूलन के लिए खर्च करती हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च करती हैं, दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च करती हैं, SC ST के कल्याण के लिए खर्च करती हैं। तो इस तरह से CSR व्यवसाय में क्या जोड़ रहा है, मानवता और परोपकार को जोड़ रहा है। ये चीज़ टीचिंग में भी होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि व्यवसाय क्या है। कोई भी कार्य जो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है व्यवसाय है। व्यवसाय के लिए क्या जरूरी चीज़ हैं, डिग्री धारक होना चाहिए, संस्था होना चाहिए, प्रविधियाँ होनी चाहिए, सामाजिक अनुमोदन और आचरण संहिता होनी चाहिए। और फिर हमने दिखाया कि शिक्षा कैसे एक व्यवसाय है। इसके बाद ये बताया कि व्यवसायिक आचरण एवं नीति क्या है। तो एक तरह से व्यवसायिक आचरण और नीति व्यवसाय का नैतिक पक्ष है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अनुसार व्यवसायी को अपना व्यवसाय करना चाहिए, जिससे व्यवसाय में कोई धोखाधड़ी, कोई बेईमानी, कोई भ्रष्टाचार ना हो। इससे व्यवसाय की क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता बढ़ेगी, और विश्वसनीयता बढ़ेगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक होगी, उसे अधिक लाभ होगा। फिर हमने व्यवसायिक मतलब ये बताया कि व्यवसायिक किसी आचरण को व्यवसायिक आचरण कब कहा जाएगा, यदि उसमें ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, पारदर्शिता और जवाबदेही हो, गोपनीयता हो, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता हो, कर्तव्यबोध हो, समानुभूति हो, सम्मान हो, कानून का पालन हो, मानवता और परोपकार की भावना हो। तभी किसी व्यवसाय में कहा जाएगा कि वहाँ व्यवसायिक आचरण और नीति के अनुसार काम हो रहा है। अब हम आपको आगे ये बताएंगे शिक्षा में व्यवसायिक नैतिकता क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स इन एजुकेशन। तो आइए शिक्षा के संबंध में व्यवसायिक आचरण और नीति बताते हैं। तो पहले आपको देखना है व्यवसायिक नैतिकता के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यवसायिक आचरण और नीति का मतलब ही हमने व्यवसायिक नैतिकता बताया। तो व्यवसायिक नैतिकता के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक प्रमाणिक नैतिकता, दूसरा वर्णनात्मक नैतिकता। प्रमाणिक नैतिकता का मतलब है कि ऐसी नैतिकता जिसका प्रमाण दिया जा सके, जिसको दिखाया जा सके। जैसे कि हम मान लीजिए कोई कर चुका रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए कोचिंग में है, कोचिंग में
जितना हमको प्राप्त हुई फीस, तो उसका प्रमाण हमारे पास रहेगा, और जितना जीएसटी उसका हमने चुकाया उसका प्रमाण है। या इसी तरह हमारी जितनी कमाई है, जितनी आय है, तो उस पर जब हम आय कर देंगे तो उसका प्रमाण रहेगा कि नहीं। तो इसीलिए हमने उदाहरण दिखाया है कर चुकाना, कि इसका आप कर चुकाने का प्रमाण दे सकते हैं, यही प्रमाणिक नैतिकता है। ठीक है। वर्णनात्मक नैतिकता, कि ऐसी नैतिकता जिसे दिखाया ना जा सके, जिसका वर्णन मात्र किया जा सके, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, ये ईमानदारी, तो ये सब क्या है, इसका प्रमाण आप नहीं दे सकते, इसको दिखा नहीं सकते, समझे। हाँ, इसको अपने आचरण में फॉलो कर सकते हैं। तो शिक्षा में किस तरह की नैतिकता होगी, तो शिक्षा में वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है, प्रमाणिक नैतिकता नहीं है। क्योंकि शिक्षा में ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, परोपकार है, समानुभूति है, सहानुभूति है, इन सब चीज़ों को आप दिखा नहीं सकते किसी को, इसका प्रमाण नहीं दे सकते। तो इसीलिए कहा जा रहा है शिक्षा में वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। अब शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ क्या है, तो हमने आपको ये बताया कि जो व्यावसायिक नैतिकता या प्रोफेशनल एथिक्स होती है, वह एक तरह की आचार संहिता है। तो व्यावसायिक नैतिकता एक आचरण संहिता है, जो क्या करती है, जो शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, छात्रों में नैतिक मूल्य रोपित करने के लिए, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, कठिन परिस्थितियों में शिक्षक को निर्णय देने के लिए मार्गदर्शन करती है। कि ऐसी आचरण संहिता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए या शिक्षक को निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है, व्यावसायिक नैतिकता कहलाती है। ये क्लियर हुआ। कि आप कहेंगे कि सारी बातें तो समझ में आ रही है कि यह आचार संहिता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन करेगी, छात्रों में सहयोग, सहिष्णुता, प्रेम जैसे मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन करेगी, शिक्षक के व्यवहार, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन करेगी। लेकिन निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन कैसे करेगी? तो देखिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, जब वहाँ कोई नियम कानून काम नहीं करता, तो उस स्थिति में आप नैतिकता का दामन पकड़ते हैं कि इस स्थिति में कौन सा निर्णय लेना नैतिक होगा। तो नैतिकता भी निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है। ठीक। अब शिक्षकों के लिए व्यावसायिक नैतिकता, यहाँ देखिए, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक नैतिकता, शिक्षकों का छात्रों के प्रति क्या व्यावसायिक नैतिकता है, छात्रों के प्रति क्या व्यावसायिक नैतिकता है, इसको देखिए कि शिक्षक कक्षा में जात लिंग के आधार पर भेदभाव न करे, सभी को समान शिक्षा दे, सभी के साथ समान व्यवहार करे, यही छात्रों के प्रति नैतिकता है। ऐसा ना हो कि अपनी जात के बच्चों को पर विशेष ध्यान दे, दूसरी जात के बच्चों पर विशेष ध्यान ना दे, या लड़कियों के संबंध में उसकी कोई पूर्व मान्यता हो कि ये सब पढ़ लिख कर क्या करेंगी, तो उस आधार पर लड़कों लड़कियों के बीच भेदभाव न करे। हमेशा छात्रों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करे। स्कूल कक्षा में यह सुनिश्चित करे कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न न हो, और कक्षा में जाने से पहले शिक्षक स्वयं कक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो कि जो पढ़ाना है उसको पढ़ के जाए। ठीक। तो अगर आप बिना पढ़ाए
बिना पढ़े बिना तैयारी के क्लास में जा रहे हैं तो आप ना तो अपने साथ और ना बच्चों के साथ न्याय करेंगे। इसी तरह से अभिभावकों के प्रति, जो बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं, उनके प्रति छात्र की क्या शिक्षक की क्या नैतिकता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों और उनके परिवारों के बीच तालमेल बैठाए। बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा उसे अभिभावकों के साथ एक सकारात्मक संवाद बनाए रखना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ मजबूत है, कहाँ कमज़ोर है, आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये सारी बातें शिक्षक को बताना चाहिए अभिभावकों को। सहकर्मियों के प्रति उत्तरदायित्व। सहकर्मी का मतलब स्कूल में जो अन्य शिक्षक हैं उनके साथ कैसा उत्तरदायित्व है। उनके साथ हमेशा आदर से पेश आए, किसी की निंदा ना करे, गुटबाजी ना करे। अक्सर विद्यालयों में क्या होता है, गुटबाजी होती है कि हमारी तरफ हैं, अध्यापकों का ग्रुप हो जाता है तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हमेशा दूसरे ग्रुप की हमेशा निंदा करने में लगा रहता है। तो इससे पठन पाठन का माहौल बिगड़ता है, तो गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों के प्रति हैं कि जो प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या नैतिकता होनी चाहिए शिक्षक की, कि शिक्षक को नीतियों के निर्माण में योगदान देना चाहिए। जैसे स्कूल का टाइम टेबल बन रहा है, कैसे टाइम टेबल बने, किस तरह से परीक्षा कराई जाए, इन सब के निर्माण में शिक्षक को सहयोग देना चाहिए और संस्था की बेहतरी के लिए हमेशा काम करना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता छात्रों के प्रति हो गई, अभिभावकों के प्रति हो गई, सहकर्मियों के प्रति हो गई, अधिकारियों के प्रति हो गई। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा में नैतिक मुद्दे कौन है ये देखना है। तो शिक्षा में आजकल तमाम नैतिक मुद्दे हैं, ये बहुत आप इस पर बात नहीं करना है। आप जानते हैं कि देखिए, शिक्षा कहा जाता था कि पुलिस में या प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज हर स्टेप पर शिक्षा में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के तमाम अवसर पड़े हैं कि जैसे पैसा लेकर एडमिशन कराना, पैसा लेकर एडमिशन कराना, मिड डे मील है उसमें भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है, किस तरह से बच्चों के लिए जो खेल सामग्री आती है वो खेल सामग्री टीचर अपने घर उठा ले जाते हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा है कि आजकल तमाम टीचर ऐसे हैं राजनीतिक पार्टियों का काम करते हैं। वो स्कूल आते हैं तो वही सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, इनकी उनकी बातें करते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं। जिनकी राजनीति में पहुंच है वे अक्सर गायब रहते हैं, स्कूल से ही गायब रहते हैं। तो उनको लगता है कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा, उनके सर पर किसी का हाथ है। इसी तरह शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण, तो जो स्वावित्त पोषित संस्थाओं को सरकार मान्यता देती जा रही है, तो ये बिना मानक की पढ़ाई करवा रही है। ना पाठ्यक्रम का मानक है, ना आधारभूत ढांचे का मानक है, ना परीक्षा का कोई मानक है, तो बिना मानक के शिक्षा दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा है। अनुचित मूल्यांकन है। अनुचित मूल्यांकन जानते ही हैं कि अनुचित मूल्यांकन हो रहा है कि पैसा देकर लोगों को पास किया जा रहा है। और लड़के बच्चे भी ऐसा जानते हैं, बोर्ड की कापियों में पैसा रख देते हैं कि गुरुजी जो है कुछ पैसा पा जाएंगे तो उनको अच्छा नंबर दे देंगे। शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, तो इस समस्या से
से जूझने के लिए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, जैसे प्रेरणा ऐप वगैरह है। शिक्षक छात्र संबंध, इसमें भी तमाम नैतिक प्रश्न उठते हैं कि एक तरह से शिक्षक छात्र संबंध कैसा हो गया है कि शिक्षक अपने ज्ञान का विक्रेता हो गया है और छात्र उसके खरीदार हो गए हैं, इस तरह का संबंध है। तो ये इसको सकारात्मक संबंध नहीं कहा जा सकता, समझ गए। तो शिक्षक और छात्र के बीच एक सकारात्मक संबंध होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे शिक्षक की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इससे शिक्षक की विश्वसनीयता बढ़ेगी, और विश्वसनीयता बढ़ेगी तो पठन पाठन का माहौल अच्छा बनेगा, समझ गए। तो यही शिक्षा में नैतिक मुद्दे हैं। तो भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण, अनुचित मूल्यांकन, शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षक छात्र संबंध। हाँ, अब आइए व्यावसायिक नैतिकता का उद्भव और विकास, कि कब व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत हुई। तो देखिए 1980-90 के दौर में ब्रिटेन से शुरुआत हुई, और शुरुआत इसीलिए हुई कि जो औद्योगिक इकाइयाँ थीं वो जो औद्योगिक कचरा छोड़ती थी या चिमनियों से जो धुआं निकलता था उससे बड़ी तेज़ी से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। उसके वजह से तमाम बीमारियां फैल रही थी, वायु अशुद्धि हो रही थी, जल प्रदूषण बढ़ रहा था। तो वहीं से व्यावसायिक नैतिकता का उद्भव माना जाता है। और इसी दौरान उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर आया। इसी को LBG नीति कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति की शुरुआत हुई। अब विकास की भूमिका जो सरकारी हाथों में थी वो निजी हाथों में आ गई है। और आप जानते हैं कि निजी हाथ में जब विकास की भूमिका आ जाएगी तो असमानता बढ़ेगी कि नहीं, अंधाधुंध विकास होगा कि नहीं, उपभोक्तावाद बढ़ेगा कि नहीं। तो ये तमाम अवांछित चीज़ें सामने आ गई। और इधर शिक्षा का भी निजीकरण हुआ, लोगों के उद्देश्यों और आवश्यकताओं में परिवर्तन आया, क्योंकि व्यक्तिवादिता बढ़ी और उद्देश्यों आवश्यकताओं में परिवर्तन आया तो जाहिर सी बात है शिक्षा नीति में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब पहले वाली जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी अब बाल केंद्रित शिक्षा में बदलने लगी, बालकों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाने लगी। और शिक्षक का जो प्रभुत्ववादी रवैया था उस प्रभुत्ववादी रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाई गई कि बालकों को सीखने में ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। तो ये शिक्षा में बदलाव आया। तो शिक्षा हो या कोई भी व्यवसाय हो, निजीकरण की वजह से क्या है, निजीकरण की वजह से तमाम मुद्दे सामने आए, जैसे पर्यावरण का मुद्दा, बाल श्रम का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का मुद्दा, CSR का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे सामने आए। और विकास को, इन्हीं मुद्दों के चलते विकास को मानवीय चेहरा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक और आचरण और नीति पर विमर्श होने लगा कि निजीकरण की वजह से जो अमानवीयता पैदा हो गई है, जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग स्वतंत्र हो गए हैं, उसकी वजह से जो अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं, जो अवांछित चीज़ें आ रही हैं, उनके चलते विकास को किस तरह से मानवीय चेहरा प्रदान किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि व्यवसायों में व्यावसायिक आचरण और नीति को स्थान मिले। ठीक है, तो ये कहानी हो गई व्यावसायिक नैतिकता के उद्भव और विकास की।
तो इसमें दो एक शब्द आए हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार CSR, उनके बारे में जान लीजिए। और पर्यावरण, बाल श्रम, भ्रष्टाचार तो जान ही रहे हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब यही होता है कि जो आविष्कारक या खोज करता है उसके द्वारा खोजी गई वस्तु पर उसे मालिकाना हक मिले। ठीक है, उस खोजी गई वस्तु का व्यापार वो स्वयं कर सके, कोई उसकी नकल ना कर सके, कोई उसे अपने तरीके से ना बना सके। ऐसे अधिकारों की सुरक्षा बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा कहलाती है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बने। एक कॉपीराइट, भारत में कॉपीराइट कानून बहुत पहले ही बना दिया गया था 1956 में। तो 1956 में कॉपीराइट अधिनियम बना और यह अधिनियम किसी पुस्तक के लेखक, किसी संगीतकार या किसी फिल्मकार को उसके कृत का मालिकाना हक देती है। कहने का मतलब पुस्तक, संगीत, फिल्म पर उसी का मालिकाना हक सुरक्षित करेगा कॉपीराइट कानून, जिसने वह पुस्तक लिखी, जिसने उस संगीत की खोज की, जिसने वह फिल्म बनाई। ठीक है, कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। जैसे पुस्तक है, हमने 7-8 साल मेहनत करके कोई पुस्तक लिखी, अब कोई अपने नाम से उस पुस्तक को छपा ले तो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने से कौन रोकेगा? कॉपीराइट अधिनियम 1956। इसी तरह पेटेंट है। पेटेंट का मतलब ये है कि जैसे कोई उत्पाद हमने पैदा किया जो अभी तक नहीं पैदा हुआ था, कोई उत्पाद हमने पैदा किया, जैसे कोई दवा बनाई है, कोई रसायन बनाया, तो उस उत्पाद पर हमारा मालिकाना हक सुरक्षित रहे, हम ही उस रसायन का, उस दवा का व्यापार कर सके। इसके लिए पेटेंट कानून है। भारत में पेटेंट कानून 1970 में बना था, इसका संशोधन 2005 में किया गया। तो पेटेंट कानून किसी उत्पाद पर हमारा मालिकाना हक सुरक्षित करता है। इसी तरह ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क क्या है? एक कंपनी के उत्पाद को दूसरी कंपनी के उत्पाद से अलग करने वाला चिन्ह। तो उत्पादों पर तमाम चिन्ह, तमाम क्या, किसी उत्पाद पर कोई ऐसा चिन्ह बना रहेगा जो यह साबित करेगा कि यह उत्पाद उसी कंपनी का है। एक तरह से यह लोगो है। जैसे आपकी कोचिंग एंडीज कोचिंग, इसका लोगो क्या है? AZ। ठीक है, तो वही ट्रेडमार्क है। अब इसके अलावा देखिए 3 हमने बताया, एक चौथा भी है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, ये इसको जैसे कहते हैं GI टैग, अंग्रेजी में GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। ठीक है, ये कानून बना था भारत में 1999 में, और ये कानून किसी स्थान विशेष में पैदा होने वाले उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इससे ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है और वो उत्पाद ब्रांडेड हो जाता है। एक तरह से वो ब्रांडिंग है। जैसे बनारस की साड़ी, लखनऊ का चिकन, या इलाहाबाद का खुर्जा अमरूद, ये सब है। तो यही भौगोलिक संकेतक है। इसका मतलब स्थान विशेष में
उत्पादित उत्पाद, चाहे वो प्राकृतिक हो, उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे बनारस की साड़ी, ठीक है, साड़ी, ये भौगोलिक संकेतक है। इसी तरह आपको CSR के बारे में थोड़ा बता दें, हालांकि CSR आप पढ़ेंगे, GS वाला पोर्शन जब पढ़ाएंगे तो CSR तो इसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, मतलब निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसका मतलब ये है कंपनियों को अपने लाभ का कुछ परसेंट, एक निश्चित परसेंट या कुछ प्रतिशत समाज कल्याण के कार्य में खर्च करना होगा। कुछ प्रतिशत पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला, SC ST उत्थान इत्यादि में खर्च करना होगा, ये CSR है, खर्च करना होगा, ठीक है। शुद्ध लाभ का कुछ परसेंट पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला, SC ST उत्थान में खर्च करना होगा, यही CSR है। तो भारत में 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 बना, उसी में ये व्यवस्था की गई, फिर 2014 से शुरुआत हुई। अब देखिए कंपनी संशोधन अधिनियम 2019 आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी CSR को पर्यावरण, गरीबी, महिला, इन सब चीज़ों में खर्च नहीं कर रही है, अगर CSR वाला उसका पैसा बच गया है तो सरकार उसे ले लेगी और सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी? शिक्षा वगैरह में खर्च करेगी, या वो प्रधानमंत्री राहत कोष का अंग बन जाएगा। तो यही CSR है। तो इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए और ये देखिए, ये आपका नोट्स बन जाएगा। ये सारी चीज़ें किसी किताब में मिलेंगी नहीं, बड़ी मेहनत करके इकट्ठा की गई है, तो आप मेहनत जाया ना जाने दीजिए और इसको कायदे से नोट कर लीजिए। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।